हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के 3 लेक्चर खत्म कर लिए हैं, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सब हमने देख रखे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम लेक्चर में क्या करने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें ग्राफ होता है, वो ग्राफ हमें सीखना जरूरी है, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 3, दैट्स माय नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा ये आपको क्या बताएगी, ये बताती है आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, और यही वो थ्योरी है जो बताती है कि ना ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, तब जाके केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग थ्योरी का यूज करके ये बताएगी कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, चलिए, तो इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय द यूज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट यूज करके बता देंगे। अच्छा, ओवरलैपिंग होती क्या है बेटा, एक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल में मिक्स करता है, जुड़ता है, ठीक है, एक दूसरे में चिपक जाता है, that is called overlapping। ठीक है, एक दूसरे में मिक्स होना, that is overlapping। so intermixing of one atomic orbital to another। चलिए, अब ना हम इसे देखेंगे कैसे। देखो यहाँ पे हमें करना कैसे है कि हम ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए थ्योरी लगाएंगे। तो देखो, ये हाइड्रोजन एटम ए है और ये हाइड्रोजन एटम बी है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। देखो ई ए, पी मतलब प्रोटॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा उसका प्रोटॉन, ई बी और पी बी। अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में जब ये पास पास आएंगे इनके ऑर्बिटल्स, ठीक है, या ये एटम जब पास पास आएगा तो होगा क्या, तो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों फोर्सेस लगेंगे। कैसे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और दोनों प्रोटॉन्स के बीच में क्या लगने वाली है, रिपल्शन, क्योंकि सेम चार्ज है दोनों का, ई ए ई बी, पी ए पी बी, ये लगेगी रिपल्शन। अच्छा, अट्रैक्शन कहाँ लगेगी, ई ए और पी बी में, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली अट्रैक्शन नहीं कंसीडर करनी, क्योंकि ये तो एटम में होती है, हमें तो बॉन्ड बनाना है, जब वो पास आएंगे तो नई वाली फोर्सेस देखनी है। अब देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है, अट्रैक्शन, सॉरी नेक्स्ट, हाँ जी, तो हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन है और रिपल्शन है। अच्छा, जो अट्रैक्शन है ये आपको याद रखना है, अट्रैक्शन फोर्सेज लॉन्ग रेंज फोर्सेज होती है। मान लीजिए कोई एटम आपके इतनी दूर है, ठीक है, तो बहुत अच्छी दूरी पर है, तो यहाँ इतनी दूरी पर भी अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगी, बट रिपल्शन मिनिमम होगी। ठीक है, बहुत कम रिपल्शन होगी। जैसे जैसे ये पास आएंगे, ठीक है, तब रिपल्शन थोड़ी सी बढ़नी स्टार्ट होती है, जब ये बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं। तो दूर तक जब ये रहेंगे तब सिर्फ अट्रैक्शन काम करेगी, जब ये बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तब सिर्फ रिपल्शन स्टार्ट होगी। तो देखो यहाँ लिखा भी है, अट्रैक्शन क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स, और रिपल्शन क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्सेज लगेंगी, देखिए अब ये ग्राफ है बेटा, देखो इसमें वाई कोऑर्डिनेट पे हमने रखा है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स कोऑर्डिनेट पे हमने रखा है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये दो एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी है दैट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब देखिए, अभी ये दोनों एटम क्या है, एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पे है, यानी कि इस एटम का इस पे कोई जोर नहीं है, इस एटम का इस पे कोई जोर नहीं है, यानी कि इन दोनों को के आपस में विद रिस्पेक्ट टू अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें वो रहेगी जीरो, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन। जब ये मैक्सिमम दूरी पर है, इनफाइनाइट दूरी पे है, तो ना अट्रैक्शन लग रही ना रिपल्शन लग रही, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जीरो। अब जैसे ये पास आएंगे फिर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पास आने लेंगे, इनफाइनाइट दूरी से थोड़ा पास आएंगे तो अट्रैक्शन जो है लॉन्ग रेंज तक लग जाती है, तो अट्रैक्शन लगने लगेगी। और हमने पहले ही लेक्चर में सीखा था कि अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो मान लीजिए अभी ये इनफाइनाइट दूरी पे है, तो अट्रैक्शन कैसी होगी, बिल्कुल नहीं होगी, जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। अब जैसे ये पास आएंगे तो अट्रैक्शन लगने लगेगी, तो इनकी एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, एक टाइम पे मैक्सिमम अट्रैक्शन आ जाएगी, तो वहां पे ये ग्राफ रुकेगा। अब अगर आप उससे ज्यादा पास ले आए तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, और रिपल्शन में एनर्जी बढ़ती है, तो ये ग्राफ एकदम ऊपर शूट कर जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, ये जीरो एनर्जी पे होगा, ठीक है। अब ये पास आएंगे तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, कर रही है, 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 अप टू अ सर्टेन मिनिमम, मान लीजिए यहां तक, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, तो दूसरे पेन से लिख लेते हैं, यहां पे क्या होगा, ये है मिनिमा ग्राफ का, मतलब इतनी मिनिमम वैल्यू जाएगी, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम है। इसी पॉइंट पे बेटा अट्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। और ये वही पॉइंट है जहां पे आपका क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसी पॉइंट पे क्या होता है, एटम रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इससे ज्यादा पास लाओगे रिपल्शन हो जाएगी। तो ये मिनिमा ही बताएगा कि यहाँ मैक्सिमम अट्रैक्शन है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। इसके जस्ट आगे अगर आप लेके गए, ज्यादा आपने उनको अंदर मिक्स करवाया और ज्यादा आपने पुश किया, तो बेटा इनकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी और एनर्जी एकदम बढ़ जाएगी। तो ये वो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि यहां से क्या हो रहा है, रिपल्शन स्टार्ट हो रही है। तो सिंपल सा ही ग्राफ है, नीचे आता है, मिनिमा रीच करता है जहां पे बॉन्ड बनता है,
अगर उससे ज्यादा आपने दबाया तो रिपल्शन आ जाएगी और ग्राफ ऊपर चले जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ये इस पॉइंट को दिखा रहा है, तो दो ऑर्बिटल आपस में मिल गए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। चलिए अब जरा इस वाले कोऑर्डिनेट को देखिए, ये वाला जो है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी, यानी यही वाली तो दूरी दिखा रहा है, ठीक है ना, ये वाली दूरी ये दिखा रहा है। तो जब बॉन्ड बन जाता है तो दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए इस पॉइंट पे बेटा जीरो एनर्जी थी और इस पॉइंट पे कुछ एनर्जी हो गई है, यहां पे मैं इसको टच करवा, ये मिनिमा, सॉरी एक मिनट, ये मिनिमा, यहां तक एनर्जी मान लेते हैं बी, कुछ बी एनर्जी, और ये वाली को जीरो की जगह मैं ए लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक एनर्जी का डिफरेंस आया, जीरो से ये माइनस में चले गए, तो अगर मैं ए माइनस बी करूं, ठीक है, तो बेटा यही निकलेगी आपकी बॉन्ड एनर्जी। क्या हो जाएगी ये, बॉन्ड एनर्जी किसकी, H2 मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट हुए थे, तो बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो भाई पहले जीरो थी, आते आते नीचे आते आते अब एनर्जी कितनी, मान लीजिए -5 है, तो आप कैसे निकालोगे, भाई जीरो तो पहले थी, -5 का डिक्रीज आया, तो यही आपकी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। तो पेपर में आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, अपने मॉड्यूल्स वगैरह जो भी आप करते हो उसमें दिखेगा आपको। तो क्या करना है, जो भी ये पॉइंट है जहां पे ये जीरो था, जहां से स्टार्ट हुआ था, मिनिमा ये जहां तक भी लेके गया है, बी सी डी जो भी लिखो, ऊपर वाले को नीचे से माइनस कर देना, दैट विल बी दी बॉन्ड एनर्जी। तो सिंपल सा ग्राफ है। चलिए नेक्स्ट देखते, देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन भी है कि H2 मॉलिक्यूल है, उसके लिए ये कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का कर्व बनाया हुआ है, तो वही वीबीटी के हिसाब से बनाया हुआ है। अब देखिए ये वाला तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैसा ग्राफ होता है, ऐसे। अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वो तो ऐसे होता है, वो तो यूं जाता है ना, तो बेटा कोऑर्डिनेट तो आप जैसे मर्जी बना लो। देखो मैं उसको इसकी तरह बनाता हूं, क्या पता यहां से वो जीरो मान के चल जाओ, लो, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट जीरो मान सकते हो, आप इसको जीरो मान लो, फिर यहां से -1 -2 ऐसे चलाते चले जाओ, ठीक है। वो तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ का नेचर कैसे होगा, ऐसे नीचे डिक्रीज करके फिर ऊपर। अब आप कैसे मर्जी बना लो, लेकिन अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो भी ये पॉइंट होगा, मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया यहां से, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाली जो होगा, ये होगी आपकी बॉन्ड एनर्जी। अब आप ये सी और डी बोल दें तो आप सी माइनस डी करके बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा ग्राफ था जो आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये छोटी सी लेक्चर से आपका एक आध क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे ओवरलैपिंग थ्योरी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स द चैनल नेम, थैंक यू, बाय बाय।